कि ये लेक्चर नंबर 9 है इलेक्ट्रिक मशीन्स का, और नोट्स का लेक्चर नंबर 18 है। ठीक है, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और एक दफ़ा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, फिर स्टार्ट से हम शुरू करते हैं। तो दिस लेक्चर एक्चुअली द फर्स्ट टॉपिक इज सिंक्रोनस मोटर एंड पावर फैक्टर करेक्शन। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है ये डिफरेंट इसलिए है पिछले लेक्चर से कि पिछले 2 लेक्चर में हमने सिंक्रोनस मोटर के लोड चेंजेस का फैक्ट चेक किया था, और फिर पहले टॉपिक था और उसके बाद उसकी एक एग्जांपल थी। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था फील्ड करंट चेंजेस ऑन सिंक्रोनस मोटर, और फिर उसकी एक एग्जांपल थी। ये वाला जो टॉपिक है ना, ये आज के लेक्चर वाला, इसमें डिफरेंट इस तरह है कि इसमें पहले उसने एक टॉपिक की एग्जांपल डिस्कस की हुई है और उस एग्जांपल से एक कंक्लूजन ड्रॉ किया है, और उस कंक्लूजन के बाद फिर थ्योरेटिकल टॉपिक आता है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक, ये वाला जो लेक्चर है ये इसलिए डिफरेंट है कि इसमें एग्जांपल पहले आएगी और उसका कंक्लूजन से जो थ्योरेटिकल टॉपिक है वो बाद में आएगा। ठीक है, ये एग्जांपल 5.3 है, पावर फैक्टर करेक्शन वाली। ठीक है, और ये अभी इसकी स्टेटमेंट करते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सिंक्रोनस कैपेसिटर एंड सिंक्रोनस कंडेंसर का है। यानी इस एग्जांपल से जो कंक्लूजन ड्रॉ किया उसके बाद ये टॉपिक आ रहा है सिंक्रोनस कैपेसिटर या सिंक्रोनस कंडेंसर, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो स्टार्टिंग सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के मेथड्स करेंगे, और जो है वो उसमें डायग्राम से हम चेक करेंगे कि स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आगे 3 मेथड दिए हुए लास्ट पेज पे कि सिंक्रोनस मोटर को जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है वो किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट में पेज 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, सिंक्रोनस मोटर एंड पावर फैक्टर करेक्शन। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया कि इसमें ना इस टॉपिक में पहले वो एग्जांपल एक डिस्कस करेगा और उस एग्जांपल से एक कंक्लूजन ड्रॉ करेगा। अभी स्टार्ट में उसने एक पैराग्राफ, एग्जांपल की प्रॉब्लम से पहले एक पैराग्राफ में उसने बताया हुआ है कि ये टॉपिक क्या चीज़ है। फिगर 5.13 shows an infinite bus whose output is connected through a transmission line। TL जो लिखा हुआ है ना, ये TL इसका मतलब ट्रांसमिशन लाइन है। ये ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू एक इंडस्ट्रियल लोड लगा हुआ है, और मैं डायग्राम से आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, नीचे जो डायग्राम बनी हुई है उससे डायरेक्ट बता देता हूँ। ये एक इन्फिनिट बस बार है और एक इंडस्ट्रियल लोड लगा हुआ है। ठीक है, और ये इंडस्ट्रियल लोड में ये जो 3 सर्कल्स लगे हुए हैं, ये 3 सर्कल्स जो हैं ये उसका लोड है। पहला और दूसरा लोड, जो ऊपर वाले 2 सर्कल्स हैं वो इंडक्शन मोटर है, और इंडक्शन मोटर जो है वो लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करता है। जो थर्ड वाला सर्कल है नीचे वाला, ये एक सिंक्रोनस मोटर है। ठीक है, और इसका वेरिएबल पावर फैक्टर है। वेरिएबल पावर फैक्टर मींस कि हम इसको लैगिंग पावर फैक्टर पे भी रन कर सकते हैं और हम इसको लीडिंग पावर फैक्टर पे भी रन कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल में वो ये पूछना चाह रहा है कि अगर मैं सिंक्रोनस मोटर को लैगिंग पावर फैक्टर पे रन करूंगा तो उससे क्या इफेक्ट होगा, उससे हम कैलकुलेशंस करेंगे। और अगर मैं इसको लीडिंग पावर फैक्टर पे रन करूंगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। और इन दोनों केसेस को अगर मैं कंपेयर करूं, यानी सिंक्रोनस मोटर का लैगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क करने को अगर मैं कंपेयर करूं तो सिस्टम पे इसका क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस टॉपिक में या इस एग्जांपल में वो ये डिस्कस करना चाह रहा है। तो अब हम स्टार्ट में आ जाते हैं, अब रीडिंग हम कर लेते हैं। Figure 5.13 shows an infinite bus whose output is connected through a transmission line to an individual load plant. The industrial plant consists of 3 loads. 2 of the loads are induction motor with lagging power factor. The third load is the synchronous motor with variable power factor. What does the ability to set the power factor of one of the loads do for the power system? To understand this, examine the following example. यानी वो ये कह रहा है कि 3 लोड्स हैं जिनमें से 2 लोड लैगिंग पावर फैक्टर वाले हैं, इंडक्शन मोटर्स हैं, और तीसरा वेरिएबल का है। तो एक लोड का अगर पावर फैक्टर हम वेरी करेंगे तो उससे सिस्टम पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये एग्जांपल की स्टेटमेंट पे आ जाओ। एन इन्फिनिट बस ऑफ फिगर 5.13 ऑपरेट्स एट 480 वोल्ट। लोड 1 is an induction motor consuming 100 kilowatt at 0.78 power factor lagging, and load 2 is an induction motor consuming 0.8 power factor lagging. Load 3 is a synchronous motor whose real power consumption is 150 kilowatt. अच्छा, अब 3 पार्ट्स हैं इसके, इस एग्जांपल के 3 बातें उसने पूछी हुई हैं। अच्छा, फर्स्ट जो पार्ट ए है
उसमें से पूछा हुआ है इफ द सिंक्रोनस मोटर इज एडजस्टेड टू ऑपरेट एट 0.85 पावर फैक्टर लैगिंग, व्हाट इज द ट्रांसमिशन लाइन करंट इन दिस सिस्टम। ठीक है, पहले केस के अंदर जो है सिंक्रोनस मोटर वो 0.85 पावर फैक्टर लैगिंग में है। ठीक है, अगर लैगिंग पे ऑपरेट करते हैं तो इससे सिस्टम का ट्रांसमिशन लाइन का लाइन करंट कितना होगा। ठीक है, दूसरे केस के अंदर जो पार्ट बी है उसमें वो कह रहा है कि इफ द सिंक्रोनस मोटर इज एडजस्टेड टू ऑपरेट 0.85 पावर फैक्टर लीडिंग। ठीक है, अगर 0.85 पावर फैक्टर लीडिंग पे चले मोटर तो उस वक्त ट्रांसमिशन लाइन का करंट कितना होगा। ठीक है, और थर्ड पार्ट जो सी है उसमें वो कह रहा है कि इफ द ट्रांसमिशन लाइन लॉसेज आर गिवन बाय, अगर लाइन इसके लाइन लॉसेज का फार्मूला 3IL² है, डबल एल स्टैंड फॉर लाइन लॉसेज। हाउ डू द ट्रांसमिशन लॉसेज कंपेयर इन पार्ट ए एंड बी केसेस। ये था कि अगर लाइन लॉसेज का फार्मूला ये है तो ऊपर वाले जो पार्ट ए और बी हैं उनके लॉसेज कैसे कंपेयर होते हैं, यानी पार्ट ए के लॉसेज कैलकुलेट करो, पार्ट बी के लॉसेज कैलकुलेट करो, उनको कंपेयर करो कि क्या फर्क पड़ता है। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि अगर पार्ट ए में सिंक्रोनस मोटर 0.85 पावर फैक्टर लैगिंग पे चल रही है और पार्ट बी में जो है सिंक्रोनस मोटर वो 0.85 पावर फैक्टर लीडिंग पे चल रही है, तो लैगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर ये दो डिफरेंट केसेस हैं, इसका फर्क क्या, इसका अफेक्ट क्या पड़ेगा ट्रांसमिशन लाइन लॉसेज के ऊपर। ठीक है, तो ये पार्ट सी में वो ये इफेक्ट चेक करना चाह रहा है और इसी से हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि इस टॉपिक का या इस एग्जांपल का कंक्लूजन क्या है, जिससे हमें पता चलेगा कि सिंक्रोनस मोटर का अगर पावर फैक्टर चेंज करते हैं तो उसका नेट कंक्लूजन क्या ड्रॉ होता है। ठीक है, अच्छा अब ये डायग्राम मैंने आपको बता दिया, अब आगे इसके सोल्यूशन पे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, पार्ट ए में द फर्स्ट केस द रियल पावर ऑफ लोड 1 इज 100 किलोवाट। 100 किलोवाट का मतलब है कि पी से शो करते हैं रियल पावर को, यानी P1 जो है वो 100 किलोवाट है। द रिएक्टिव पावर ऑफ द लोड 1 इज, इसकी रिएक्टिव पावर कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, चैप्टर 1 में हमने पावर ट्राइंगल की थी जिसमें हमने पावर फैक्टर डिफाइन किया था कॉस थीटा। पावर ट्राइंगल जो थी उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा था। टेन थीटा जो है ना वो Q/P के इक्वल होता है, रेशियो ऑफ रिएक्टिव पावर एंड रियल पावर। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है ये उसी पावर ट्राइंगल से हमने ड्राइव किया है कि Q इज इक्वल टू P साइन टेन थीटा। ठीक है, तो पहले लोड के लिए हम जो है वो रिएक्टिव पावर निकालेंगे, Q इज इक्वल टू P1 टेन थीटा। P जो है वो रियल पावर है जो 100 किलोवाट है। इधर से हम रियल पावर जो रिएक्टिव पावर है वो कैलकुलेट कर लेंगे 100 किलोवाट इंटू टेन ऑफ थीटा। थीटा जो है ना वो उसका कॉज इनवर्स ऑफ पावर फैक्टर होगा। लोड 1 का पावर फैक्टर जो है वो 0.78 है, तो उसका कॉज इनवर्स अगर ले लेंगे वो थीटा आ जाएगा और उसका टेन ले लेंगे। तो Q1 जो रिएक्टिव पावर पहले लोड की रिएक्टिव पावर है वो 80.2 kVAr आती है, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ठीक है, इसी तरह दूसरे लोड में कैलकुलेट कर लो। सेकंड लोड 2 जो है उसकी रियल पावर जो है वो 200 किलोवाट है, उसकी रिएक्टिव पावर कैलकुलेट कर लो P2 टेन थीटा। और इसकी जो Q2 है इसका भी उसी तरह जो थीटा है वो कॉज इनवर्स ऑफ पावर फैक्टर आएगा। लोड 2 का जो पावर फैक्टर है वो 0.8 है, तो कॉज इनवर्स ऑफ 0.8 जो है वो थीटा आएगा और उसका टेन ले लेंगे। ठीक है, तो 150 किलोवाट एम्पेयर रिएक्टिव जो है, किलो वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव जो है वो लोड 2 की रिएक्टिव पावर आएगी। ठीक है, अच्छा अब इसी तरह लोड 3 में निकाल लो। लोड 3 जो सिंक्रोनस मोटर है वो 150 किलोवाट जो है उसकी रियल पावर है, इसकी रिएक्टिव पावर उसी तरह निकालेंगे Q3 इज इक्वल टू P3 टेन थीटा। और ये जो Q3 है इसमें भी इसी तरह पावर फैक्टर का कॉज इनवर्स लेके थीटा आ जाएगा और 93 किलो वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव जो है वो Q3 आ रही है, थर्ड की रिएक्टिव पावर। उसके बाद आप ऐड कर लो तीनों रियल पावर्स को और तीनों रिएक्टिव पावर्स को। टोटल जो रियल पावर कंज्यूम कर रहा है ये सिस्टम वो 450 किलोवाट है और टोटल रिएक्टिव पावर जो है वो 323.2 kVAr है। ठीक है, अच्छा अब हमने रियल पावर और रिएक्टिव पावर का सम कैलकुलेट कर लिया तीनों लोड्स का। उसके बाद सिस्टम का इक्विवेलेंट सिस्टम का जो पावर फैक्टर है वो कैलकुलेट कर लेंगे। वो कॉज ऑफ थीटा होता है पावर फैक्टर, और थीटा जो है वो टेन इनवर्स ऑफ Q/P होगा। और ये जो Q का सम है और P का सम है ये इसमें यहाँ पे लिखना है, यानी Q टोटल रिएक्टिव पावर ओवर टोटल रियल पावर, उसकी रेशियो निकाल के उसका टेन ले लेंगे और उसका कॉस लेके ये पूरे सिस्टम का पावर फैक्टर जो है
वो ये देख लो पहले 35.7 जो है ये इस ब्रैकेट, पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, ये वाला जो tan इनवर्स ऑफ ये रेशियो जो है ये उसका tan इनवर्स लेंगे वो 35.7 आता है, और फिर उसका कॉज लेंगे तो 0.812 लैगिंग जो है ये पूरे सिस्टम का पावर फैक्टर है। ठीक है, अब आपने इस पार्ट ए में जो एक्चुअल बात पूछी हुई है कि लाइन करंट कितना होगा, लाइन करंट जो है वो इस फॉर्मूले से आएगा IL इज इक्वल टू पी टोटल ओवर √3 VL cos थीटा। पी टोटल जो है ये जो ऊपर पी टोटल निकाली है रियल पावर का सम 450 वाट 450 किलोवाट, ये रियल पावर होगी। कॉज ऑफ थीटा जो है वो ये जो सिस्टम का निकाला है हमने पावर फैक्टर, ये वाला पावर फैक्टर, ये वाला जो 0.812 लैगिंग पावर फैक्टर निकाला है, कॉज ऑफ थीटा में वो पावर फैक्टर आएगा। और √3 VL, √3 तो फार्मूले वाला है, और VL जो है वो 480 वो VL जो है वो 480 वोल्ट होगा, जो कि शुरू में सिस्टम में ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 480 वोल्ट जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पिछले पेज पे दिया हुआ है। ठीक है, तो 480 वोल्ट जो है वो है। ठीक है, तो इससे आप लोग IL निकाल लोगे, लाइन करंट जो है वो 667 एम्पेयर आता है। तो ये पार्ट ए सॉल्व हो गया। बिल्कुल इसी तरह पार्ट बी में चले जाना है। पार्ट बी में अब क्या हो रहा है कि जो सिंक्रोनस मोटर है अब वो लीडिंग पावर फैक्टर पे चलेगी। ठीक है, अच्छा पार्ट बी में अब स्टार्ट से चेक करो कि रियल एंड रिएक्टिव पावर ऑफ लोड 1 एंड 2 आर अनचेंज, सो इज द रियल पावर ऑफ लोड 3। तो इसमें वो ये कह रहा है कि जो पार्ट बी है उसमें P1 Q1 और P2 और Q2 ये वही रहेगी, और लोड 3 की जो P3 है वो भी सेम रहेगी। सिर्फ चेंज क्या होगा, चेंज होगा लोड 3 की रिएक्टिव पावर चेंज होगी, क्योंकि अब सिंक्रोनस मोटर जो है वो लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क कर रही है, तो लीडिंग पावर फैक्टर पे सिंक्रोनस मोटर जो है वो रिएक्टिव पावर सप्लाई करती है। तो इसलिए सिर्फ हमें Q3 दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। बाकी ये पिछले पेज के ऊपर जो हमारा मैं अब दिखा देता हूँ, ये जो P1 Q1 और एक मिनट, ये P1 Q1 और P2 और Q2 ये सेम रहेगा, और P3 भी जो है वो सेम रहेगा, सिर्फ Q3 चेंज होगा। ठीक है, तो अब Q3 दोबारा फाइंड कर लेते हैं। ये Q3 है, Q3 इज इक्वल टू P3 tan थीटा। P3 जो है वो 150 किलो वोल्ट ही रहेगा, और सिर्फ थीटा जो है अब वो माइनस कॉज इनवर्स ऑफ 0.85। अब ये जो ब्रैकेट है ये माइनस कॉज इनवर्स 0.85 इसलिए आया है कि अब जो है वो सिंक्रोनस मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क कर रही है, तो वो रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगी। रिएक्टिव पावर सप्लाई करने के लिए हम पावर को नेगेटिव लिखते हैं जब पावर सप्लाई हो रही हो, और 0.85 जो पावर फैक्टर लीडिंग है उसका कॉज इनवर्स लेंगे तो थीटा आएगा, और उसका टैन लेके जो है 150 किलो वाट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारी Q3 आ जाएगी। तो यहाँ पे Q3 जो है वो -93 kVAR आएगी। ये पावर जो रिएक्टिव पावर है ये अब सिंक्रोनस मोटर सप्लाई कर रही है, इसलिए नेगेटिव साइन आया है। जबकि पिछले वाले पार्ट में जो Q3 था वो 93 kVAR आया था, ये जो है ये अब्सॉर्ब कर रही थी सिंक्रोनस मोटर। तो ये लैगिंग पावर फैक्टर पे 93 kVAR जो है वो पॉजिटिव में आया, क्योंकि इतनी रिएक्टिव पावर वो एब्जॉर्ब कर रही है, जबकि कंज्यूम कर रही है। जबकि इस केस में जो है लीडिंग पावर फैक्टर के केस में जो Q3 है वो नेगेटिव में है, क्योंकि इतनी रिएक्टिव पावर वो सप्लाई कर रही है। ठीक है, अब फिर उसी तरह करना है कि तीनों जो रियल पावर है उनको ऐड कर लेना। ये पिछले वाले पार्ट वाला ही आंसर आएगा। तीनों रियल पावर तो सेम है, तो वो 450 किलो वाट आएगी रियल पावर। जो रिएक्टिव पावर का Q का टोटल है वो अब चेंज हो जाएगा। Q टोटल जो है वो अब क्योंकि एक नेगेटिव आ गया, तो अब 137.2 kVAR जो है वो रिएक्टिव पावर आएगी। फिर बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह आपने पहले पावर फैक्टर निकाला है ना पूरे सिस्टम का पावर फैक्टर जो है वो इस तरह आएगा कि पहले tan इनवर्स ऑफ Q ओवर P निकालेंगे, Q टोटल और P टोटल, उसका tan इनवर्स निकालेंगे, फिर उसका कॉस ले लेंगे, तो जो है वो ये आ गया। पहले ये tan इनवर्स करके ये यानी ये वाली ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी है, ये वाली ब्रैकेट। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो 16.96 आएगा, और इसका कॉस ले लोगे तो 0.957 जो है वो लैगिंग पावर फैक्टर आएगा। तो अगर आप पिछले केस से कंपेयर कर लो इसको पार्ट ए से, तो पिछले वाले केस में जो इक्विवेलेंट पावर फैक्टर आया था वो 0.812 लैगिंग आया था, जबकि पार्ट बी में जो है वो 0.957 लैगिंग आ रहा है। इसका मतलब है कि सिंक्रोनस मोटर का जो पावर फैक्टर चेंज करने से
एक तो पूरे सिस्टम के पावर फैक्टर पे असर पड़ा है। अब दोबारा लाइन करंट फाइंड कर लो, बिल्कुल पार्ट ए की तरह लाइन करंट उसी तरह फाइंड कर लिया। ये लाइन करंट आएगी, पी टोटल 450 आ गया, अंडर 3 वी एल जो है वो 480 है, और कॉज ऑफ थीटा ये जो पूरे सिस्टम का पावर फैक्टर निकाला है 0.957, यहाँ ये कॉस थीटा की जगह आएगा ये, ठीक है। तो ये 0.957 जो है यहाँ आ गया। तो इस अब लाइन करंट जो है वो 566 एम्पेयर आता है। तो इस इधर से आप इस पार्ट ए से आंसर से कंपेयर कर लो। पार्ट ए का जो लाइन करंट आता था वो 667 एम्पेयर आता था जब सिंक्रोनस मोटर लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क कर रही है, और जब सिंक्रोनस मोटर पार्ट बी में लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क कर रही है तो अब जो है लाइन करंट वो 566 एम्पेयर आता है, ठीक है। अब पार्ट सी में जो वो पूछ रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन लॉसेज जो है फर्स्ट केस के, अब दोनों केसेस के अलग अलग कैलकुलेट कर लो। ये फार्मूला है लाइन लॉसेज का 3 IL स्क्वायर RL। IL जो करंट पार्ट ए में हमने कैलकुलेट किया था वो 667 एम्पेयर था। RL की वैल्यू गिवन नहीं है, RL को वैसे ही लगा देना है। 3 IL स्क्वायर RL, तो ये 1.3 मिलियन कह लो इसको, 13,44,700 कह लो, या 13,44,700 RL। पहले केस के जो लाइन लॉसेज हैं वो ये आते हैं, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पहले केस में पार्ट ए के लाइन लॉसेज ये आते हैं। पार्ट बी में जो सेकंड केस है, सेकंड केस का मतलब पार्ट बी है, ठीक है। तो इसमें 3 IL स्क्वायर RL करेंगे तो इसका IL जो है वो 566 एम्पेयर आता है। तो इसका करंट 566 आप पुट करोगे, ठीक है। और इसका जो लॉसेज हैं वो 961,070 RL आते हैं, या 9,61,070, ठीक है, RL आते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर कैसे करना है, अब वो ये कह रहा है नोटिस दैट इन सेकंड केस द ट्रांसमिशन लाइन लॉसेज आर 28% लेस देन द फर्स्ट केस। ये 28% लेस कैसे पता चला कि आप ये जो सेकंड वाले लॉसेज आए हैं ना, जो सेकंड वाले लॉसेज आए हैं ये वाले 961,070, इसको डिवाइड कर दो पहले वाले से और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये नीचे कैलकुलेट किया हुआ है। ये इसको जो सेकंड केस वाले लॉसेज हैं उसको फर्स्ट केस वाले लॉसेज से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 71.47 आता है। उसको 100 से माइनस कर दो तो 28 ऑलमोस्ट जो है वो 28.53 जो है वो परसेंट आता है। इसका मतलब है कि इसका नेट कंक्लूजन अब ये ड्रॉ होता है कि अगर आप सिंक्रोनस मोटर को लीडिंग पावर फैक्टर पे रन करते हो तो सिस्टम के जो ट्रांसमिशन लाइन के लाइन लॉसेज हैं वो 28% कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इस एग्जांपल का कंक्लूजन था कि हमारे पास एक सिंक्रोनस मोटर एज ए लोड काम कर रही थी जिसमें हमारे पास ऑप्शन थी कि हम उसका पावर फैक्टर लैगिंग भी कर सकते हैं, लीडिंग भी कर सकते हैं। हमने दोनों केसेस डिस्कस किए जिससे हमें ये कंक्लूजन मिला कि लीडिंग पावर फैक्टर के ऊपर जो है वो मोटर लाइन लॉसेज जो है वो कम करती है, और ओवरऑल सिस्टम का पावर फैक्टर जो है उसको भी इम्प्रूव कर देती है, ठीक है। तो इससे अब अगले टॉपिक पे अगर आप जाओ तो इस एग्जांपल में हमने जो चीज़ ड्रॉ कंक्लूड की है वो ये है कि सिंक्रोनस मोटर जो है वो लीडिंग पावर फैक्टर के तौर पे एक एज ए कैपेसिटर काम करती है। अब एज ए कैपेसिटर कैसे करती है, अब ये नेक्स्ट टॉपिक में लिखा हुआ है। सिंक्रोनस मोटर कैन बी ड्राइव ओवर एक्साइटेड टू सप्लाई रिएक्टिव पावर to the system, to a power system. In fact, in past, a synchronous motor was put in a power system without load, just for power factor correction. अब वो ये कह रहा है कि जिस तरह इस एग्जांपल में हमने कंक्लूड किया है कि अगर सिंक्रोनस मोटर को लीडिंग पावर फैक्टर में या ओवर एक्साइटेड स्टेट में अगर हम उसको रन करते हैं तो उससे क्या होता है कि सिस्टम का पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से हम सिंक्रोनस मोटर जो है उसको बाज़-औक़ात पावर सिस्टम के अंदर लगाएंगे और बगैर उसका लोड, यानी मोटर का काम तो लोड को घुमाना होता है ना, तो उसको बगैर लोड लगाए सिर्फ उसको इस मकसद के लिए सिस्टम में लगाएंगे कि वो सिस्टम का पावर फैक्टर करेक्ट करेगी, यानी उसको यूनिटी के नज़दीक लेके आएगी, ठीक है। तो पिछला जो एग्जांपल है उससे ये हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया है कि सिंक्रोनस मोटर जो है वो पावर फैक्टर करेक्शन के लिए यूज हो सकती है, और यही इस टॉपिक में सिंक्रोनस कैपेसिटर की बात है। अब नीचे उसने थोड़ा उसे एक्सप्लेन किया हुआ है फेजर डायग्राम से। The phasor diagram of a synchronous motor operating overexcited at no load is shown below, ठीक है। ये डायग्राम है। अब इस डायग्राम को अगर आप देखो तो इसमें आप देख सकते हो कि नीचे जो पहले स्ट्रेट लाइन है वो
ये इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज है, उसके बाद जे एक्सेस आई ये लेफ्ट पे मूव कर रहा है, और इसका जो सम है, ये जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वी फाई जो है ये इसका वेक्टर सम है या फेजर सम है। तो ई ए प्लस जे एक्सेस आई ए जो है ये इनको ऐड करो तो ये वेक्टर वाइज या फेजर वाइज जो है वो वी फाइन का सम है, और ये जो करंट आई ए है वो लीड कर रहा है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है। कैपेसिटर में जो है वो करंट जो है वो लीड करता है बाय 90 डिग्री वोल्टेज को, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सिंक्रोनस मोटर जब ओवर एक्साइटेड स्टेट पे या लीडिंग पावर फैक्टर पे काम कर रही होती है तो वो एज ए सिस्टम को वो एज ए कैपेसिटर के तौर पे नजर आती है, और जो वी आई वोल्टेज और करंट का रिलेशन कैपेसिटर में होता है बिल्कुल वही रिलेशन जो है वो सिंक्रोनस मोटर एज ए लीडिंग पावर फैक्टर में होगा, ठीक है। तो सिस्टम को ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ वी वी फाई एंड ई आर ऑब्जर्व देन वी आई रिलेशन बिटवीन देम लुक्स लाइक that of a capacitor. Hence, overexcited synchronous motor at no load looks like a large capacitor to power system. तो सिंक्रोनस मोटर एट लीडिंग पावर फैक्टर जो है वो सिस्टम के लिए एक लार्ज कैपेसिटर की तरह होगी और पावर फैक्टर इंप्रूव करेगी, ठीक है। अब लास्ट में ये लिखा हुआ है कि टुडे द कन्वेंशनल स्टैटिक कैपेसिटर्स आर मोर इकोनॉमिकल फॉर पावर फैक्टर करेक्शन। आजकल जो है वो सिंक्रोनस मोटर यूज नहीं होती एज ए पावर फैक्टर करेक्शन के लिए। आजकल अगर आपने पोल्स के ऊपर देखा हुआ एक बॉक्स के अंदर कैपेसिटर स्टैटिक कैपेसिटर लगे होते हैं, तो आजकल जो है वो पावर फैक्टर करेक्शन के लिए स्टैटिक कैपेसिटर ही यूज होते हैं, जो कि सिस्टम में ट्रांसमिशन लाइन में मुख्तलिफ जगहों पर एक बॉक्स की शक्ल में लगे होते हैं, ठीक है। ये हम आपको कभी एज ए जो है वो किसी ट्रांसमिशन लाइन में दिखा भी देंगे कि जहाँ पे कैपेसिटर लगे होते हैं। तो हमने ये कंक्लूड ये किया है कि सिंक्रोनस मोटर जो है वो लीडिंग पावर फैक्टर पे कैपेसिटर के तौर पे बिहेव करती है और पावर फैक्टर करेक्ट करती है, लेकिन आजकल जो है वो अगर पावर फैक्टर आपने करेक्ट करना हो तो आप कैपेसिटर ही लगाते हो। ट्रांसमिशन स्टैटिक कैपेसिटर जो है उनका एक बैंक कैपेसिटर बैंक जो है वो आप लगाते हो सिस्टम पे पावर फैक्टर करेक्शन के लिए। तो ये मैं आपको बता रहा था कि इस टॉपिक के अंदर ये जो अभी हमने एग्जाम्पल प्रीवियस किया और ये टॉपिक किया, इसमें पहले हमने एक एग्जाम्पल से कंक्लूजन ड्रॉ किया और फिर हमने उसका टॉपिक डिस्कस किया, ठीक है। तो अब अगले पेज पे चलते हैं। स्टार्टिंग सिंक्रोनस मोटर्स, ठीक है। अच्छा, सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने में कुछ प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम पहले डिस्कस किया हुआ है। In all previous sections so far, we have assumed that synchronous motor is running at synchronous speed. Now we will discuss how does the motor get to synchronous speed in the first place. अच्छा, अब ये पूरे चैप्टर में वो कह रहे हैं सारे टॉपिक्स के अंदर हमने ये डिस्कस अज्यूम किया है कि सिंक्रोनस मोटर जो है वो सिंक्रोनस स्पीड पे चल रही होती है, और सिंक्रोनस स्पीड पे अगर वो चल रही होती है तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि वो सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंचती कैसे है, ठीक है। उसके बाद हम उसके स्टार्टिंग का प्रॉब्लम करेंगे। टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ स्टार्टिंग प्रॉब्लम रेफर टू द, अब इस डायग्राम पे आ जाओ, ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, डायरेक्ट आप इस डायग्राम पे आ जाओ, इस तरह से समझ आ जाएगा कि क्या हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये वाली जो डायग्राम है, अच्छा इस डायग्राम में एक चीज आपने देखनी है कि ये नीचे ए बी सी लिखा हुआ है, ए बी सी डी, ये ए लिखा हुआ है, ये ठीक है, बी, दिस इज सी, और इसी सीक्वेंस में हम ये डिस्कस करेंगे ये, ठीक है, इसी सीक्वेंस में। तो जो सिंक्रोनस मोटर में टॉर्क का इक्वेशन है, टॉर्क इज इक्वल टू के बी आर क्रॉस बी एस। बी आर जो है वो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड है और बी एस जो है वो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है। तो सबसे पहला पार्ट ए वाला जो केस है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आप देखो कि ये बी आर जो है ना स्टार्ट में वो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि रोटर की मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट में जो है वो स्टेशनरी होती है। टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ स्टार्टिंग प्रॉब्लम रेफर टू द फिगर 5.16 which shows a 60 hertz synchronous motor. At the moment power is supplied to its stator winding. The rotor of the motor is stationary and therefore the magnetic field BR is stationary. The stator magnetic field BS is starting to sweep around the motor at synchronous speed, ठीक है। by अच्छा, अब ये चीज देखो कि ये वाली जो डायग्राम है इसमें ये जो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये जो हाईलाइट मैंने किया हुआ है, ये अपनी जगह खड़ी है, और ये जो बीएस है नीचे जो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेटिंग होती है और वो काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेगी।
अब एक चीज देखो कि हमने 5 इंस्टेंसेस या 5 केसेस डिस्कस किए हैं। पहले केस में ये बी एस जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये 0 के एंगल पे बी आर के साथ। दूसरे केस में पार्ट बी में आ जाओ, इसमें बी एस जो है ये 90 डिग्री के एंगल पे यानी काउंटर क्लॉकवाइज चल रही है, तो ये 90 के एंगल पे है। थर्ड केस में ये 180 के एंगल पे है, ठीक है, ये क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रही है। अब हमने ये वाला केस डिस्कस किया। उसके बाद फिर फर्दर चलते हुए ये आगे पार्ट डी में बी एस जो है वो फिर 90 के एंगल पे आ गई, और उसके बाद फिर वो बी आर के बिल्कुल ऊपर पार्ट ई में 20 पे आ गई। इसका मतलब है हमने ये 5 इंस्टेंसेस जो हैं वो इस डायग्राम में शो किए हैं कि बी एस जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, और बी आर जो है रोटर की मैग्नेटिक फील्ड वो अपनी जगह खड़ी है और वो उसको चेस करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो अब इस पांचों केसेस में अगर आप चेक करो, सबसे पहला वाला जो केस है पार्ट ए जो है, अगर जो टॉर्क की इसमें टॉर्क कितना क्रिएट होगा, मोटर स्टार्ट करने के लिए टॉर्क चाहिए होता है, तो टॉर्क कितना होगा, ये जो इक्वेशन है टॉर्क इंड्यूस इक्वल टू के बी आर क्रॉस बी नेट बी एस, इसमें आपको हमें पता है कि इसको अगर हम सॉल्व करें तो बी एस साइन थीटा आता है या साइन डेल्टा आता है, ठीक है। तो इन पांचों केसेस में एंगल क्या होगा, पहले वाले केस में डेल्टा एंगल कितना होगा, बी आर और बी एस के दरमियान 0 का एंगल है, साइन 0 जो है वो 0 होता है। तो इसमें पहले केस में क्योंकि साइन 0 से टॉर्क 0 हो जाता है, तो पहले केस में टॉर्क इंड्यूस जो है वो 0 होगा। दूसरा वाला जो केस है इसमें बी एस और बी आर के दरमियान एंगल 90 का है, तो 90 पे साइन 91 होता है, तो मैक्सिमम टॉर्क होगा, और काउंटर क्लॉकवाइज लिखा हुआ है। एक मिनट, ये काउंटर क्लॉकवाइज लिखा, काउंटर क्लॉकवाइज क्यों होगा, क्योंकि बी एस जो है वो इस तरफ है, और बी आर जो है जब इसको कैच करने की कोशिश करेगी तो बी आर जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेगी, इसलिए टॉर्क जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक है। तीसरे केस में पार्ट सी में आ जाओ, अब जो बी एस है वो यहाँ पहुंच गया है, अब 180 का है, साइन 180 फिर 0 होता है, तो इसमें भी टॉर्क 0 होगा, ठीक है, क्योंकि साइन 0 हो गया तो साइन डेल्टा जो है जब 0 हो गया तो इंड्यूस टॉर्क फिर जो है वो 0 हो जाएगा। उसके बाद पार्ट डी में आ जाओ अगले में, उसके बाद बी एस जो है वो फिर 90 के एंगल पे आ गया। अब जो टॉर्क है ना वो क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज इसलिए क्योंकि बी आर जो है वो जब बी एस को कैलकुलेट को चेस करने की कोशिश करेगा तो वो क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये मैंने ये ब्लैक कलर का क्लॉकवाइज लिखा हुआ है, सी डब्ल्यू जरा बड़ा करके लिखा हुआ है, ये बोर्ड मार्कर से लिखा हुआ है, इसलिए जरा आपको बड़ा नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें पार्ट चौथे केस में या पार्ट डी जो है, इसके अंदर जो है वो टॉर्क मैक्सिमम होगा, और साइन 90 फिर एंगल 90 हो जाता है, तो टॉर्क फिर मैक्सिमम होगा और क्लॉकवाइज होगा। जबकि आखिरी जो पार्ट ई है उसके अंदर फिर बी आर और बी एस एक दूसरे के ऊपर आ गए, तो अब फिर एंगल 0 आ गया और टॉ इंड्यूस जो है वो फिर 0 हो गया। तो इन 5 डायग्रामों से हमने क्या जो है वो कंक्लूड किया, वो ये कंक्लूड किया हमने कि जब हम स्टेटर को पावर सप्लाई करते हैं तो टॉर्क कभी 0 होता है, फिर कभी क्लॉकवाइज होता है, फिर 0 होता है, फिर पहले काउंटर क्लॉकवाइज होता है, फिर 0 होता है, फिर फिर क्लॉकवाइज होता है, उसका फिर 0 हो जाता है, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ कि पार्ट ए में टॉर्क 0 है, पार्ट बी में टॉर्क काउंटर क्लॉकवाइज है, पार्ट सी में टॉर्क जो है वो फिर 0 है, और पार्ट डी में क्लॉकवाइज है, और पार्ट ई में फिर 0 है। इसका मतलब है कि टॉर्क अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है और डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, यानी बार बार वो 0 भी हो रहा है, फिर मैक्सिमम हो रहा है, फिर 0 हो रहा है, फिर अपनी डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज चेंज कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि मोटर वाइब्रेट करना मोटर जो है शुरू कर देगी और ओवर हीट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंक्रोनस मोटर जो है स्टार्ट जब करते हैं तो ये प्रॉब्लम आता है कि वो मोटर जो है वाइब्रेट करते हुए शुरू जो है उसका रोटर जो है वो वाइब्रेट करेगा, झटका खाएगा और स्टार्ट नहीं होता। अब ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है सिंक्रोनस मोटर का। इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं जो ये लास्ट पेज के ऊपर दिए हुए हैं, नंबर 1, 2 और 3 ये लिखा हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 1, 2 और 3 ये 3 मेथड लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, द फॉलोइंग आर द 3 मेथड्स कैन द फॉलोइंग 3 मेथड्स कैन बी अडॉप्टेड टू ओवरकम द स्टार्टिंग प्रॉब्लम ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर। तो ये जो लास्ट पेज के ऊपर हमने 5 डायग्राम से कंक्लूड किया है कि मोटर स्टार्ट में वाइब्रेट होती है, उसको सॉल्व करने के लिए ये 3 मेथड हैं। पहला मेथड जो है वो मोटर स्टार्टिंग बाय रिड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। ये पहला मेथड जो है ये मोटर स्टार्टिंग बाय रिड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल फ्रिक्वेंसी, ये वाला मेथड, ठीक है। अच्छा, by reducing the electrical frequency of the power supplied
by the to the stator magnetic field speed can be reduced which helps the rotor to get in lock with BS। यानी वो ये कह रहा है कि जो स्टेटर को आप पावर दे रहे हो ना उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो कम कर दो। फ्रिक्वेंसी कम करने से ये होगा कि जो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड की रोटेशन की स्पीड है वो कम हो जाएगी, और रोटेशन की स्पीड कम होने से रोटर ने जो उसको कैच करना है ना वो इजीली कैच कर सकता है। और आपने अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा कि फ्रिक्वेंसी जो है वो चेंज करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसे साइक्लो कन्वर्टर कहते हैं, और साइक्लो कन्वर्टर जो है वो रेक्टिफायर और इन्वर्टर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो आप फ्रिक्वेंसी कम करके स्टेटर की उससे आप इजीली रोटर जो है वो उसको चेस कर सकता है और इजीली स्टार्ट कर सकता है। और एक दफ़ा जब रोटर जो है वो लॉक हो जाएगा स्टेटर के साथ तो फिर आप फ्रिक्वेंसी को वापस रिस्टोर कर सकते हो, वो जो आपने रिड्यूस किया फ्रिक्वेंसी उसको आप रिस्टोर कर सकते हो। ठीक है, पहला केस जो है वो ये है कि आप इलेक्ट्रिकल फ्रिक्वेंसी कम करके जो है उससे मोटर स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड वाला जो केस है मोटर स्टार्टिंग बाय एक्सटर्नल प्राइम मूवर। एक्सटर्नल प्राइम मूवर का मतलब ये है कि एक सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए एक छोटी लोअर रेटिंग की सिंक्रोनस मोटर एक्सटर्नल स्टार्टिंग मोटर जो है वो आप यूज करोगे। ये वाला जो मेथड है सेकंड मेथड, ये इस तरह कह लो कि जिस तरह आपकी गाड़ी स्टार्ट ना हो रही है और आप उसको पुश करके पहले थोड़ा धक्का लगा कर उसको चलाते हो और फिर उससे इंजन स्टार्ट हो जाता है, ये उससे मिलता जुलता मेथड है कि एक एक्सटर्नल स्टार्टिंग मोटर से पहले उसके रोटर को मूव करो। मोटर जब रोटर मूव होना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद चलता हुआ रोटर जो है वो स्टेटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको इजीली कैच कर लेगा। ठीक है, यानी एक एक्सटर्नल मोटर से एक एक्सटर्नल स्टार्टिंग मोटर से आप रोटर को पहले मूव करवा लो, और मूव करवा के जब जो है वो फिर स्टार्टिंग मोटर जब टर्न ऑफ कर दोगे तो उस वक्त आपकी जो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड है वो कैच कर लेगी स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड को, और उससे फिर आप मोटर को लोड कर सकते हो। थर्ड वाला जो लास्ट पार्ट है वो है मोटर स्टार्टिंग बाय अमॉर्टिसर वाइंडिंग। अच्छा, अमॉर्टिसर वाइंडिंग क्या होती है? पहले ही मैंने ये एरो लगा के, अगर आप ये देखो ना लेफ्ट साइड पे ये ब्लैक कलर का एक एरो लगा हुआ है, ठीक है, ये ब्लैक कलर का एरो करके नीचे पहले ब्लैक कलर से ये अमॉर्टिसर वाइंडिंग का लिखा हुआ है। पहले ये नीचे वाला पढ़ लो और फिर ऊपर वाला पढ़ लेना। ठीक है, अच्छा, amortissor windings are special bars laid into notches carved in the face of a synchronous motor's rotor and then shorted out on each end by a large shorting ring। ठीक है, मोटर का जो सिंक्रोनस मोटर का जो रोटर है उसके अंदर मेटालिक बार्स जो होती हैं ना वो इंसर्ट करके और उसके एंड्स को शॉर्टिंग रिंग से हम जो है वो शॉर्ट कर देते हैं। इनको अमॉर्टिसर वाइंडिंग कहते हैं। अमॉर्टिसर वाइंडिंग, अब इसको मैं अगर ये बुक में उसने बहुत ज़्यादा डिटेल से लिखा हुआ है अमॉर्टिसर वाइंडिंग क्या होता है, मैंने ज़रा सिंप्लीफाई करके शॉर्ट करके लिखा, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अमॉर्टिसर वाइंडिंग वाला जो टॉपिक है ना, थर्ड वाला टॉपिक, उसमें बेसिकली होता ये है कि सिंक्रोनस मोटर के अंदर दो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, एक स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड होती है और एक रोटर की मैग्नेटिक फील्ड होती है। और ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड बनती कैसे हैं कि स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्टेटर को जो हम थ्री फेज सप्लाई देते हैं उससे बनती है, और जो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटर को हम जो फील्ड करंट देते हैं उससे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनती है। मोटर वाइंडिंग जब हम लगाते हैं उसका मकसद ये होता है कि बजाय रोटर को डीसी सप्लाई देके उससे मैग्नेटिक फील्ड बनाने के, आप उसके अंदर ट्रांसफार्मर वाला प्रिंसिपल यूज करो और स्टेटर के अंदर जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, जो थ्री फेज करंट दिया हुआ है या वोल्टेज दिया हुआ है, उस वोल्टेज से ट्रांसफार्मर एक्शन के थ्रू रोटर के अंदर इंड्यूस करवा लो आप मैग्नेटिक फील्ड। वो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो फिर उसकी जो इंड्यूस वोल्टेज जो है, जो रोटर के अंदर वोल्टेज इंड्यूस होगा, फिर उस वोल्टेज की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक्ट करेगी और उससे जो है वो मोटर चलने लग जाएगी। और इससे अमॉर्टिसर वाइंडिंग से ये होगा कि ये जो पिछली एग्जांपल में हमने देखा था ना कि एक दफा, मैं वापस जाता हूँ, ये देखो, एक दफा जो टॉर्क है वो काउंटर क्लॉकवाइज होता है और एक दफा जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज होता है। तो अमॉर्टिसर वाइंडिंग लगाने से ये होता है कि ये जो दो अलग अलग केसेस है ना, एक काउंटर क्लॉकवाइज वाला और एक क्लॉकवाइज वाला, जिससे मोटर वाइब्रेट करेगी, कभी एक तरफ मूव करने की कोशिश करेगी कभी दूसरी तरफ। तो अमॉर्टिसर वाइंडिंग लगाने से ये टॉर्क जो है वो यूनिडायरेक्शनल हो जाता है, और यूनिडायरेक्शनल का मतलब है कि फिर यानी दोनों काउंटर क्लॉकवाइज ही वो मूव करेगा, जिससे मोटर को वाइब्रेट करने के बजाय मोटर जो है वो इजीली टॉर्क अचीव करके
रन करने की कोशिश कर देगी। अच्छा, अब ये अमॉर्टिसर वाइंडिंग के आगे फर्दर 3 मैंने ये लिखे हुए हैं, स्टेप लिखे हुए हैं कि इससे कैसे अमॉर्टिसर वाइंडिंग का प्रोसीजर होता है। तो ये मैं आपको एक दफा पढ़ देता हूँ। If the motor has a mortar winding, disconnect the field winding from the power source and short them out. अच्छा, अगर मोटर के अंदर अमॉर्टिसर वाइंडिंग है, यानी सिंक्रोनस मोटर को अगर आप ये तीसरे वाले मेथड से आप स्टार्ट कर रहे हो, उसके अंदर अमॉर्टिसर वाइंडिंग लगी हुई है, तो आप रोटर के जो डीसी सप्लाई है उसको रिमूव कर दो और उसके जो अमॉर्टिसर वाइंडिंग है उनको उसके किनारों को शॉर्ट कर दो। उसके बाद क्या करना है, अप्लाई अ 3 फेज वोल्टेज टू द स्टेटर ऑफ द मोटर एंड लेट द रोटर एक्सेलरेट up to approximate synchronous speed without any load on the shaft, so that the speed can approach n synchronous as closely as possible. अच्छा, पहले पार्ट के अंदर आपने जो है वो रोटर की डीसी सप्लाई जो है वो रिमूव कर दी। अब जो है उसको स्टेटर को आप 3 फेज वोल्टेज दो, जिससे रोटर के अंदर जो है वो वोल्टेज इंड्यूस होगा, उससे रोटर की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टॉर्क जनरेट करेगी और अब सिंक्रोनस स्पीड तक पहुंचने की कोशिश करेगी और सिंक्रोनस स्पीड के नजदीक नजदीक पहुंच जाएगी। जब एक दफा ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, जो थर्ड वाला पार्ट है, जो थर्ड पार्ट है, अब थर्ड पार्ट पे आ जाओ, ये वाला जो ये थर्ड पार्ट है, connect the DC field circuit to its power source. After this is done, motor will lock into step at synchronous speed and loads may be added to the shaft. जब एक दफा मोटर सिंक्रोनस स्पीड अचीव कर ले, उसके बाद जो आपने पहले पार्ट में जो डीसी फील्ड उसकी रिमूव की थी उसको वापस लगा दो और अब जो है वो मोटर सिंक्रोनस स्पीड अचीव कर लेगी और आप मोटर पे लोड लगा सकते हो। तो ये तीसरा जो मेथड था ये अमॉर्टिसर वाइंडिंग का था, जिसमें 3 स्टेप्स के अंदर बताया हुआ है कि अमॉर्टिसर वाइंडिंग जो है वो कैसे मोटर का स्टार्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। तो यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर है ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है और इस लेक्चर में ना यहाँ पे ये चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ये टॉपिक भी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है और ये चैप्टर जो सिंक्रोनस मोटर में हमने जितने टॉपिक करने थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका लेक्चर नंबर 19, उसमें अगला चैप्टर बुक का चैप्टर नंबर 6 इंडक्शन मोटर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे और वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। और यहाँ पे ये लेक्चर नंबर 18 जो है ये कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू।